यात्रा के लिए जोरों शोरों से की जा रही तैयारियां 30 अप्रैल से शुरू होगी। 4 धाम यात्रा 4 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। खटीमा में नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने जन समस्याओं को सुन मौके पर किया समाधान, अधिकारियों को दिया निर्देश। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता के लिए उठाया महत्वपूर्ण कदम। दिव्यांगों और बुजुर्गों को दी जाएगी डेडिकेटेड वाहन। देहरादून में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए अहम कदम। महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए देहरादून पुलिस ने पिंक बूथ किए स्थापित। उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत को लेकर उत्साह का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का मनाया जश्न। 38वें नेशनल गेम्स के सेमीफाइनल में तमिलनाडु ने राजस्थान को 3-1 से हराया। राजस्थान ने पहले सेट में 29-27 से जीत दर्ज की। बसंत पर्व को लेकर उत्तराखंड में ही जा रही खास तैयारियां। महाकुंभ में भी होगा बसंत पर्व का आयोजन। नई ऊर्जा और उमंग के साथ पर्व की शुरुआत। मसूरी में गोल्फ कार्ट चलाने को लेकर विवाद शुरू। मसूरी रिक्शा चालक और मजदूर संघ ने विरोध शुरू किया। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ के जवान निभा रहे अहम भूमिका। सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ के जवान किए गए तैनात। समान नागरिक संहिता लागू होने पर लाल कुआं में जश्न का माहौल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर सीएम धामी का धन्यवाद किया। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निमय सिन्हा और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डाल रहे हैं। इस साल की 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को होने जा रहा है। 4 धाम यात्रा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है, जो उत्तराखंड राज्य के 4 प्रमुख मंदिरों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ तक की जाती है। इन मंदिरों के कपाट खुलने की तारीखें हर साल धार्मिक परंपराओं और पंचांग के अनुसार तय की जाती है। धार्मिक परंपरा के अनुसार यात्रा का आगाज अक्षय तृतीया के दिन होता है, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाते हैं। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को होगी, जिस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं देहरादून 4 धाम यात्रा का जो शुरुआत है वो 30 अप्रैल से होगी। तो बता दें आपको, 4 धाम यात्रा की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। 30 अप्रैल की तारीख तय की गई है, अक्षय तृतीया का दिन, जब से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी। यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे और इसको लेकर उत्तराखंड अब पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुका है। तो बस 30 अप्रैल जब 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी और 4 धाम यात्रा हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं में से एक मानी जाती है, जो उत्तराखंड राज्य के 4 प्रमुख मंदिरों गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ तक जाती है। इन मंदिरों के कपाट खुलने की तारीखें हर साल धार्मिक परंपराओं और पंचांग के अनुसार तय की जाती है। इसी के साथ धार्मिक परंपरा के अनुसार यात्रा का आगाज अक्षय तृतीया के दिन होता है, जब गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाते हैं। इस साल अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है और इसलिए गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 30 अप्रैल को खोल दिए जाएंगे। वहीं आगामी 4 मई को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। इसके अलावा 22 अप्रैल को नरेंद्र नगर के राजमहल में सुहागन महिलाओं द्वारा पीला वस्त्र पहनकर तिलों के
तेल पिरोने की प्रक्रिया भी होगी, जो भगवान बद्री विशाल के अभिषेक और अखंड ज्योति के लिए की जाती है। वहीं वसंत पंचमी के अवसर पर महाराज मनु जयेंद्र शाह के जन्म कुंडली और ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर राज पुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल ने ये तिथियां घोषित की हैं। इस अवसर पर टिहरी नरेश मनुजेंद्र शाह ने श्रद्धालुओं के मंगलमय यात्रा की कामना भी की और भगवान बद्री विशाल से शांति की प्रार्थना की है। समारोह में कई प्रमुख व्यक्ति मौजूद रहे। इसी के साथ महाराजा की पुत्री शीरजा अरोड़ा, बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूद्री टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय और अन्य कई धार्मिक और प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल रहे। और अनादिकाल से ये परंपरा बनी हुई है कि बसंत पंचमी के दिन राज दरबार में जो हमारी टिहरी रियासत के राजा हैं वो अपनी सिरमुख से बद्रीनाथ जी के कपाट खोलने की घोषणा करते हैं। तो आज पंचांग गणना के अनुसार महाराजा साहब की जन्म कुंडली के आधार पर जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई 2025 प्रातः 6 बजे कपाट खोले जाएंगे। उस दिन रवि कुख्य योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो ये सबसे सुंदर और उत्तम मूर्त निकला है, इसलिए इस मूर्त का महाराज साहब ने चयन किया है और इसकी घोषणा की है। ये जो मूर्त है ये सभी यात्रियों के लिए सुखप्रद रहेगा और अच्छी यात्रा चलेगी। और उसके बाद में हमारे यहाँ गाद उत्सव होता है, जो भगवान के नित्य प्रतिदिन अभिषेक में तेल पूजा में लिया जाता है, जिस तेल के द्वारा नित्य भगवान का पहले श्री विग्रह पर लेपन किया जाता है। हाथ की बोल बद्री विशाल भगवान की जय। आज जो बसंत पंचमी के पावन पर्व जो होता है, इसी पर्व के आधार के दिन जो है भगवान बद्री विशाल भगवान के कपाट कौन सी तिथि को सुलभ होगा, कौन सी तिथि को जो शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाएगा, वो तिथि आज घोषित होती है। आज जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलेंगे। उससे पूर्व जो पूजाएँ परंपराएँ हैं जिसमें तेल कलश और गाड़ू घड़ा है, वो 22 अप्रैल को टिहरी दरबार से निकल के और 6 तारीख को 4 मई को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी समाज के द्वारा उसको लेके प्रवेश किया जाएगा। हर्ष हो रहा है कि इस साल 2025 में श्री बद्रीनाथ के कपाट यानी द्वार 4 तारीख मई 6 बजे प्रातः खुलने जा रहे हैं। सारे समस्त देशवासियों को या श्रद्धालुओं को मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो यात्रा होगी वो सुखद और शांतिपूर्ण होगी। और चलिए इसी के साथ बात खटीमा की करते हैं, जहां पर लोक निर्माण विभाग के अतिथि गृह में मुख्यमंत्री के नोडल अधिकारी दिनेश यादव ने जन समस्याओं को सुना और मौके पर ही उसका समाधान किया। इस दौरान उन्होंने उन समस्याओं को भी संबंधित विभागों तक पहुंचाया जिनका तुरंत समाधान नहीं हो पा रहा था। नोडल अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सड़क समस्याओं सहित कई मुद्दों को लेकर नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया है। दिनेश यादव ने सभी जन समस्याओं का समाधान जल्द करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वहीं लोगों ने अपनी समस्याओं को शालीनता से सुना और तत्काल समाधान की प्रक्रिया को तेज भी किया। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष जीवन सिंह धामी और बीजेपी नेता भवानी भंडारी सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। देखिए, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अंतर्गत जो भी समस्याएं जनहित से संबंधित पहले भी आती रही हैं, उनका हमने प्राथमिकता के आधार पर पहले भी उसका समाधान किया है और आगे भी जो भी समस्याएं इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनहित से संबंधित आएंगी उनका त्वरित गति से उसका समाधान किया जाएगा। देखिए, पृथक पृथक विषयों से संबंधित काफ़ी समस्याएं मेरे पास आई है और उनका जो भी नियमानुसार जो भी समाधान हो सकता हो उसका समाधान कराया जाएगा।
वहीं देहरादून में जिलाधिकारी सवीन बंसल ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उनके निर्देश के अनुसार जिन दिव्यांगों और बुजुर्गों को कलेक्ट्रेट और तहसील में अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आना होता है, उन्हें अब डेडिकेटेड वाहन सेवा दी जाएगी। इस पहल से दिव्यांग और वृद्धजन आसानी से विकास भवन, जिला समाज कल्याण, तहसील, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीनियर सिटीजन और महिला सेल सहित अन्य सरकारी दफ्तरों तक पहुंच सकेंगे। वहीं डीएम बंसल ने ये भी कहा कि जनता दर्शन और जन सुनवाई में आने वाले दिव्यांग और बुजुर्ग फरियादियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा प्रदान की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोई कठिनाई न हो, इसको लेकर खास ख्याल रखा जाएगा। एक डेडिकेटेड वाहन का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफ़ी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है, समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित की गई है और विद इन 10 और 15 डेज दिस विल बी ऑपरेशनल। वहीं उत्तराखंड में महिला अपराधों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए देहरादून पुलिस ने पिंक बूथ स्थापित किए हैं, ताकि महिलाएं आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। एसएसपी देहरादून अजय सिंह के अनुसार कई महिलाएं थाना या चौकी जाने में डर महसूस करती हैं और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए ये पहल की गई है। पिंक बूथ महिलाओं को एक सुरक्षित और सहायक माहौल प्रदान करेंगे, जहां वे बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं पुलिस तक पहुंचा सकती है और पुलिस तुरंत कार्रवाई कर सकती है। ये कदम महिलाओं की सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, पिंक बूथ को लेकर के अब पुलिस ने ये बड़ी पहल की है। पिंक बूथ जहां पर महिलाओं की सेवा की जा सके, वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर के अहम कदम उठाए जा सके। आपको बता दें, पिंक बूथ को लेकर के अब सरकार ने, प्रशासन ने कहा है कि पिंक बूथ महिलाओं को एक सुरक्षित और सहायक माहौल प्रदान करेगा, जहां वे बिना किसी संकोच के अपनी समस्याएं लेकर पुलिस तक पहुंच सकती हैं और पुलिस तुरंत उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। ये कदम महिलाओं की सुरक्षा और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत को लेकर उत्साह का माहौल है और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी खुशी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया। बीजेपी ने 11 सीटों में से 10 पर जीत हासिल की, जिससे पार्टी की ताकत और समर्थन को साफ तौर पर देखा जा सकता है। पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं ने बीजेपी की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। उनका मानना था कि ये परिणाम प्रदेश में बीजेपी के प्रति जनता के विश्वास को साबित करता है और लोग जानते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब विजय प्रत्याशियों के लिए यह महत्वपूर्ण वक्त है कि वे जनता के भरोसे पर खरा उतरे और विकास के कार्यों में तेजी लाए। अब देखिए, जो निकाय चुनाव हैं उसमें मेयर पद पर निश्चित रूप से भाजपा एक को छोड़ के सभी सीटें जीती है, लेकिन वहीं नगर पंचायत नगर पालिका में उतनी बढ़िया स्थिति नहीं रही। ये स्थानीय जनादेश अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार का होता है। मेयर में थोड़ा आम
उत्तराखंड स्तर के माहौल से चुनाव हुआ, लेकिन बाकी जगह अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग स्थानीय विषयों पर, क्षेत्रवाद पर चुनाव हुए और मिला जुला इसका परिणाम रहा। लेकिन कुल मिला के स्थानीय जनता की सरकार है। सभी जीते हुए लोगों को हमारी शुभकामनाएं पहले भी दे दी हैं, फिर दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज की तिथि में कोई भी जनप्रतिनिधि कम से कम अपने चुने हुए मतदाताओं को, जिनने उनको चुना है, उनको मिसगाइड नहीं कर सकता, उनके साथ हेराफेरी नहीं कर सकता। मीडिया, सोशल मीडिया, आप सब लोग इसकी निगरानी करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि को बहुत सजग, जागरूक और जन अपेक्षी होकर के काम करने की जरूरत है। और चलिए बात उधम सिंह नगर की, जहां पर आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में रुद्रपुर स्टेडियम में महिला वर्ग के सेमीफाइनल मैच शानदार रहे। पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु ने राजस्थान को 3-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं राजस्थान ने पहले सेट में 29 से 27 से जीत दर्ज की, लेकिन इसके बाद तमिलनाडु ने शानदार वापसी करते हुए 25 से 13 और 25 से 11, 25 से 13 के स्कोर से बाकी सेट भी जीत लिए। दूसरे सेमीफाइनल में केरल ने चंडीगढ़ को 3-0 से हराया और चंडीगढ़ को 25-18, 25 से 11, 25-12 से हराकर फाइनल में पहुंचने की राह भी आसान कर दी। अब फाइनल में तमिलनाडु और केरल के बीच मुकाबला होना है, जो कल खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट महिला और पुरुष दोनों वर्गों में बहुत ही रोमांचक हो रहा है। वहीं उधम सिंह नगर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 28 तारीख से जो ये कारवां बढ़ा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उद्घाटन करके 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो शुरुआत की है, अब वो अपने भव्य से भव्यतम रूप में साकार होने लगा है। आज उसी की परिणति है कि यहाँ रुद्रपुर के MPH में आज वॉलीबॉल इवेंट का जो है सेमीफाइनल मैचेज आज प्रारंभ हो गए हैं। तो पहले चरण में विमेन सेक्शन के मैचेज चल रहे हैं और 2 बजे से जो है मेन सेक्शन के मैचेज चलने लगेंगे, जिसमें 4 बजे उत्तराखंड और सर्विसेज के भी मैच शामिल है। और कल जिस तरह आप लोगों ने देखा कि जो जोश जुनून हद तक पहुंच गई थी, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि आज भी क्षेत्रीय दर्शक और खेल का रोमांच अपने चरमोत्कर्ष पे होगा। इसके बाद से तुरंत हमारी साइकिलिंग शुरू हो रही है। साइकिलिंग का जो ट्रैक साइकिलिंग का जो इवेंट है वो अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि इस प्रदेश में पहली बार वेलोड्रम बना है। आपने पहले उसको जो है चलाया भी है अपने चैनल के माध्यम से, आप लोगों ने पूरे देश को दिखाया है कि उत्तराखंड वेलोड्रम तैयार करके और साइकिलिंग का जो ट्रैक का इवेंट है वो अपने 38वें राष्ट्रीय खेल में स्वयं अपने प्रदेश में करा रहा है। वहीं 2025 का बजट भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभावों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करता है। इसमें मसूरी के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है, जिससे बजट के सकारात्मक बजट रिपोर्ट भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके प्रभावों को संतुलित रूप से प्रस्तुत करती है। इसमें मसूरी के विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया है, जिससे बजट के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। बजट में रेलवे, सड़कों, हवाई अड्डों और जल मार्गों में निवेश से रोजगार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ तकनीकी विकास और डिजिटल प्रशासन को बढ़ाने के लिए निवेश भी होगा। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को मजबूत करने के लिए अधिक बजट आवंटित किया जाएगा। वहीं छोटे उद्योगों, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास पर ध्यान भी दिया जाएगा। वहीं बता दें कि विशेष ऋण योजनाएं और शिक्षा, स्वास्थ्य में निवेश होगा। वहीं किसानों के लिए बजट में ठोस कदम उठाने जाने की भी खबर सामने आई है। पहले तो मैं मोदी सरकार का जो है तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने ये एक बहुत ही बढ़िया बजट दिया है। आम आदमी जो कि पिछले 4-5 साल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे को एक बहुत बड़ी टैक्स रिलीफ मिलने वाली है, वो मिली है। 12 लाख रुपए तक हम लोगों को जो टैक्स एग्जेम्पशन मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से हम लोगों को 70 से 80 हज़ार रुपये तक का एक फ़ायदा होता है एक आम आदमी को। और ये अगर देखा जाए तो
इसका जो है फ़ायदा जो मिलेगा वो हर पूरे इकॉनमी को मिलेगा, हर क्षेत्र को मिलेगा। क्योंकि जब एक आम आदमी के पास एक बचत होती है तो वो उसको आराम से खर्च कर पाता है। खर्च करने की वजह से एक इकॉनमी डेवलप होती है। साथ में जो है अभी हम लोग और चीज़ें जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि 50 नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए बात की गई है, वो एक सराहनीय कदम है। और चीज़ें जो हम लोगों को दिख रही हैं वो मेडिकल टूरिज़्म पे उन्होंने बढ़ावा देने की बात करी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की बात करी। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक और बहुत बढ़िया बजट है। बजट तो बहुत अच्छा है, व्यापारियों के लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए बहुत बढ़िया बजट है। इसके लिए तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1 लाख रुपया प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति, सरकार जो नौकरी पैसा है उसे तो 0 टैक्स देना है, व्यापारी को कुल 5,000 रुपये महीना आता है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी ये बहुत अच्छा बजट है, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए गए हैं। किराए में जो 50,000 रुपये महीना तक किसी व्यक्ति के पास हाउस रेंट आता है, किराया आता है, तो वो भी टैक्स फ्री, उसमें TDS भी नहीं कटेगा। तो इससे अच्छा एक मिडिल क्लास के लोगों में क्या वो बजट हो, बहुत बढ़िया बजट है। मिडिल क्लास खुश है, बहुत 1 लाख रुपये महीना कोई छोटी अमाउंट नहीं है जो टैक्स फ्री होगा। जो इस वक्त जो बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, मैं समझता हूँ कि बजट बहुत ही नपातुला बजट है, बहुत ही अच्छा है और ये आमतौर पर मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। इसमें सबसे पहले तो ये कि जो सैलरी वाले लोग हैं उनको 12 लाख तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, पौने 13 करोड़ तक, लाख तक पे कोई टैक्स नहीं उसमें छूटे। बहुत अच्छा एक वो किया है नौकरी पेशे वालों के लिए। और जो बिजनेसमैन है उन पे ये है 4 लाख तक कुछ नहीं है, उसके ऊपर फिर 5% है, 10% है, 15% है, तो इस तरीके का एक स्लैब रखा गया इनकम के ऊपर। बाकी स्वास्थ्य सुविधाओं में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा एक सुधार के लिए बहुत अच्छा बजट रखा है, किसान के लिए अच्छा रखा है, आम गरीब के लिए, गरीब तबके के लोगों के लिए जो है अच्छी स्कीमें इसमें कई जगह कई चीज़ों में छूट दी गई हैं। ये बजट समावेशी तो नहीं कह सकते इस बजट को कि सबकी बात का ध्यान रखा गया हो। इस बजट में कृषि का क्षेत्र हो तो उसमें भी मध्य में जो है जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी उसको भी घटा दिया गया, रक्षा का बजट घटा दिया गया, स्वास्थ्य का बजट घटा दिया गया, शिक्षा का बजट घटा दिया गया। ये तमाम आम जन की जितनी लाभकारी योजनाएं थी उनको कम करने का कार्य इस बजट में दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ज़रूर है कि भाई मिडिल क्लास को, सो कॉल्ड मिडिल क्लास, अब मिडिल क्लास तो उसमें भी नहीं आता, उससे बढ़कर हो गया मिडिल क्लास, पर सो कॉल्ड मिडिल क्लास के लिए 12 लाख का जो है जिसको ये कहा गया है कि भाई इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, तो ये कुछ लोगों तक तो संभव होगा। लेकिन आज जो महंगाई की मार है उस पर कोई विचार नहीं है, बेरोजगारी की बात है उस पर कहीं उसमें कोई जिक्र नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ 12 लाख पर मैंने सदन को जो है सत्ता पक्ष को मेज थपथपाते देखा, नरेंद्र मोदी जी को मेज थपथपाते देखा, राजनाथ सिंह को मेज थपथपाते देखा, माननीय अमित शाह को मेज थपथपाते देखा, लेकिन शिकन किसी के चेहरे पर नहीं थी। LPG गैस का दाम नहीं वो घटा, डीजल पेट्रोल का कहीं जिक्र नहीं आया, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है मार जो है आम जनता पर ही पड़ी। भाजपा सरकार का जो है बजट पेश हुआ नई सरकार का, मुझे नहीं लगता है कि कोई गरीब आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए, लोअर क्लास के लिए कोई सब बेनिफिट हो। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ उन भाजपा की सरकार से, वित्त मंत्री से, कि जब से 2014 से भाजपा की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, और आप तब से जो बजट पेश कर रहे हैं, मेरे को तो बताओ कि आपने उस महंगाई को कम किया है या ऊपर ही बढ़ती चली गई है? भाई बजट का मतलब तो है कि आप गरीबों को, किसानों को, मिडिल क्लास के लोगों को कुछ राहत तो दो। 14 में कोई चीज अगर 10 रुपए की थी आज 100 रुपए की हो गई इन 11 सालों में, तो बजट में तो कोई राहत मिली नहीं। आपने अगर इनकम टैक्स में किसी को राहत दी है तो पैसे वाले लोगों को ले दिए, गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं दी।
अब गरीब आदमी तो जिसका टैक्स ही नहीं, जिसकी कोई कमाई नहीं है, वो टैक्स क्या देगा बेचारा। और जो लोग टैक्स देने वाले लोग हैं उनको तो कम से कम 15 लाख की 20-18 लाख की छूट मिलनी चाहिए थी। और जो भी आपने रिबेट दी है लोगों को कि 15 लाख से ऊपर, 20 लाख से ऊपर, 30 लाख से 50 लाख तक के लोगों के लिए आपने क्या घटाया उसमें। अगर टैक्स 20 लाख है तो आपने 1.5 लाख कर उसमें रिबेट कर दिया है। इस तरह का जो मैंने जल्दी जल्दी में सुना और देखा, तो इससे कोई इतना बड़ा बेनिफिट आम जनमानस को नहीं हुआ। और विशेष करके वो जो हमारा मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास अपर क्लास है थोड़ा सा, उन लोगों को कोई इसमें राहत नहीं मिली। आपने दवाइयाँ की सब सस्ती की, कौन सी दवाइयाँ सस्ती की है बताओ जरा। हार्ट की पेशेंट की दवाई सस्ती की है आपने, कोई और जो बड़ी बीमारियां हैं जहाँ जो लोग गरीब आदमी नहीं जा पाते हैं बड़े हॉस्पिटलों में, तो क्लेरिफाई तो करो उस दवाइयों को कि ये दवाइयाँ जो है गरीब आदमी के लिए हमने इसके रेट कम कर दिए हैं। और अब बात बसंत ऋतु की, जिसे सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। आपको बता दें, बसंत पर्व शुरू हो चुका है। ये मौसम न सिर्फ प्रकृति में बदलाव लाता है, बल्कि उत्सव और खुशियों का संदेश भी देता है। पूरे देश में इस पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में इसे लेकर खास तैयारियां की जाती हैं। उत्तराखंड में बसंत पर्व को विशेष पारंपरिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाने की योजना बनाई गई है। प्रदेश की कला और संस्कृति परिषद की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने जानकारी दी कि इस बार बसंत उत्सव का महाकुंभ के शाही स्नान यानी कि अमृत स्नान के साथ मनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड के सभी प्रमुख मंदिरों और मठों में इस पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। मंदिरों को सजाया गया है और विशेष पूजा अर्चना का आयोजन भी किया जाएगा। बसंत पर्व की खास बात यह है कि इस बार उत्तराखंड सरकार ने इसे होली तक मनाने का फैसला किया है। कला और संस्कृति विभाग के तहत इस उत्सव को कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जीवंत रखा जाएगा। बसंत ऋतु का ये पर्व न सिर्फ प्रकृति के बदलाव का संकेत देता है, बल्कि नई ऊर्जा और उमंग के साथ जीवन को उत्साह से भर देता है। और चलिए, इसी के साथ खबरों में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।